जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हमने आंतरिक शक्तियों एवं बाह्य शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। इस धरातल की आंतरिक एवं बाह्य जो शक्तियाँ हैं, जिसके अंतर्गत हमने भ्रंश के प्रकार और भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था और आशा है कि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाए। आज हम पुनः उसी प्रकार से बाह्य शक्ति के कारण वलन तथा वलन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। वलन तथा वलन के प्रकार। वलन तथा उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं हम वलन की। तो इस धरातल पर संपीड़न और तनाव के कारण अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें वलन भी एक है। वलन मुख्य रूप से स्थलाकृति जब बाह्य रूप से धरातल पर किसी फोर्स का दबाव पड़ता है और इसे बोलते हैं सामान्य वलन। भूमंडलीय मोड़ या वलन की क्रिया क्षेत्रीय विस्तार निर्मित उच्चावत के आकार पर दो प्रकार की होती है, सामान्य रूप से समवलन और वृहद वलन। एक प्रकार का पर्वतीय संचलन, जिसमें क्षैतिज संचलन के परिणाम स्वरूप संपीड़न के कारण विस्तृत क्षेत्र का स्थल का उत्थान अथवा अवतरण हो जाता है, तो उन्हें समवलन कहा जाता है। समवलन धरातल पर एक प्रकार का उभरा हुआ भाग है, जिससे क्षैतिज संचलन के द्वारा किसी भूभाग का चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़ पड़ने के बाद कोई भूभाग ऊपर उड़ जाता है और कोई भूभाग नीचे घस जाता है। ऐसी स्थिति को सामान्य वलन की संज्ञा दी है। अब इसी में ही बात करते हैं हम वलन तथा मोड़ की। वलन का सामान्य अर्थ। वलन का सामान्य अर्थ धरातल की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपृष्ठीय चट्टानों में लहरनुमा जो मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें वलन कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि धरातल पर आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों के कारण किसी चट्टान में एक लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। उन मोड़ों को उन्होंने वलन कहा है। अनेक विद्वानों ने भी इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो इसको निम्न प्रकार से परिभाषा किया है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब संपीड़न के कारण उसके परिणाम स्वरूप चट्टानों में लहरनुमा जो बड़े बड़े मोड़ पड़ जाते हैं, उन्हें वलन कहते हैं। क्षैतिज परतदार चट्टानों में संपीड़न गुणक शक्तियों के कारण शैलों में अत्यधिक मात्रा में मुड़ाव हो जाता है, जिसे भी वलन कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इस वलन की अलग अलग परिभाषाओं में किया है। सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं, जब संचलन के कारण छोटे रूप में चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें भी वलन कहा जाता है। एक बात ये भी होती है, जब संपीड़न के कारण दोनों ओर संपीड़न के कारण चट्टानों में अपनति और अभिनति गर्त
यहाँ और ये इस प्रकार से लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं चट्टानों में, तो उसको उन्होंने वलन की संज्ञा दी है। लेखक जो है उनके अनुसार मानते हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब संपीड़न मूलक बल के द्वारा क्षैतिज संचलन द्वारा भूपृष्ठीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस स्थिति के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों में और लहरनुमा वो दरारें पड़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति को उन्होंने वलन की संज्ञा दी है और इस वलन के ऊपरी भाग को कहा जाता है वलन शीर्ष और इसको अभिनति गर्त अभिनति गर्त और इसको अपनति कहा जाता है। यानी कि चट्टान का ऊपरी जो भाग होता है उसको तो वलन शीर्ष कहा जाता है और नीचे घसा हुआ भाग को अभिनति गर्त, ऊपर उठे भागों को अपनति गर्त की संज्ञा दी है। वलन में भुजा की बात की जाती है तो इसके ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है वलन की भुजा। वलन की भुजा में किसी वलन में अपनति और अपनति के मध्य, अपनति और अभिनति के मध्य ढालनुमा तल वलन की भुजा कहलाती है, अर्थात वलन की दोनों ओर झुके हुए भाग को वलन की भुजा कहा जाता है। यानी कि वलन की दोनों ओर झुके हुए भाग को वलन की भुजा की संज्ञा दी है। अब बात आती है अक्षीय तल। अक्षीय तल, अक्षीय तल किसे कहते हैं? वलन के बीच में एक कल्पित रेखा होती है, वलन के बीच में एक कल्पित रेखा होती है, उस अक्ष तल को अक्षीय तल की संज्ञा दी है। एक काल्पनिक रूप से संज्ञा दी गई है इसको बीच में, तो उनको उन्होंने क्या कहा है? अक्षीय तल। अब वलन का अक्ष, वलन का अक्ष जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चतम और अभिनति के निम्न स्तर के सहारे रहने वाली रेखा को वलन का अक्ष कहा जाता है। इनको अपनति और अभिनति के बीच का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, इस प्रकार के पार्ट को उन्होंने वलन का अक्ष कहा है। अब हम बात कर रहे थे वलन के प्रकार। ये तो उस वलन के अंग थे, अब आ रहे आपके वलन के प्रकार। पहला ही है वलन या मोड़, बात एक ही है यहाँ पर। वलन के प्रकार में पहला वलन है परिवलन। परिवलन में क्या होता है? जब किसी चट्टान का स्तर संपीड़न के कारण विपरीत दिशा में इतना अधिक दबाव पड़ने से एक भुजा दूसरी भुजा पर अध्यारोपित हो जाती है या चढ़ जाती है, तो उसको परिवलित वलन कहते हैं। जैसे मैं एक बता रहा हूं आपको, यहाँ एक भुजा दूसरी भुजा पर अध्यारोपित हो जाती है।
यहाँ पर पूरी भुजा उस भुजा के ऊपर अध्यारोपित हो गई है, यानी कि पूरी इसके ऊपर झुक गई है। ऐसी परिस्थिति को वलन को परिवलन कहा जाता है। इस वलन में दोनों भुजाएं परस्पर तो होती हैं परंतु समानांतर होती हैं, यानी कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इन दोनों भुजाएं क्षैतिज दिशा की ओर समानांतर होती हैं, यानी कि सीधी दो दिशा में ही समानांतर होती हैं। ऐसे वलन को उन्होंने परिवलन कहा गया है। अब बात करते हैं दूसरे वलन की, तो वह है प्रतिवलन। दूसरा वलन है प्रतिवलन। किसी भूभाग पर अत्यधिक संपीड़न के कारण, धरातल के किसी भूभाग पर अत्यधिक संपीड़न के कारण चट्टान की एक भुजा दूसरी भुजा पर पूर्ण रूप से उलट जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से उसके ऊपर आपकी हो जाती है और ये उल्टी भुजा कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं आती और उल्टी आती है, तो उसको प्रतिवलन कहते हैं। वहां पर परिवलन में समानांतर थी, ये समानांतर ना आकर के क्षैतिज दिशा में उल्टी आ जाती है। इस परिस्थिति में उनको यहाँ पर प्रतिवलन की संज्ञा दी गई है। प्रतिवलन उसे कहते हैं जहां पर अत्यधिक संपीड़न के कारण उसकी चट्टान की भुजा सीधी समानांतर न आकर के क्षैतिज दिशा में विपरीत दिशा में आ जाती है। इस वलन को उन्होंने प्रतिवलन कहा है। अब आपके तीसरा जो वलन है, तीसरे वलन की बात करेंगे हम, तो तीसरा वलन है, नाम से ही स्पष्ट है, पंखाकार वलन।